नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन भारत शासन अधिनियम 1919 को पढ़ रहे थे और आज अपनी भारत शासन अधिनियम 1919 को लेकर के दूसरी क्लास है। पहले की वीडियो अपनी प्लेलिस्ट में दी गई है, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे अपन शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, आवाज वगैरह बिल्कुल टिकाट गए। चलो, भारत शासन अधिनियम। सबसे पहले अपन ने कल जो चीजें देखी थी तो उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो एक एक चीज को देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा था 20 अगस्त। कौन सी डेट देखी थी? 20 अगस्त 1917। 20 अगस्त 1917 अपन ने डेट देखी थी। इस डेट में क्या चीज हुई थी? इस डेट में चीज ये हुई थी कि भाई साहब, जो आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, यानी इस तरीके से कह सकता हूं मैं कि जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इसने कहा था कि हमारा उद्देश्य जो है, ठीक है ना, हमारा उद्देश्य जो है वो भारत में है उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। उत्तरदायी शासन की स्थापना करना हमारा भारत के अंदर उद्देश्य है, ठीक है, ये देखा था। उसके बाद में ये उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर के, उत्तरदायी शासन वाला जो मांग था, इसको लेकर के भारत में क्या हुआ? भारत शासन अधिनियम 1919 बना। क्या हुआ? भारत शासन अधिनियम 1919 बना, ठीक है। और लागू की बात करें तो ये आपके लागू हो गया था 1921 के अंदर। यहां तक बात कंप्लीट हुई। और ये जो आपका अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1919 जो है, इसको आपके कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। क्या कहा जाता है इसे? मैं इस तरीके से लिख सकता हूं इसे ये थोड़ी चेंज कर रहे थे, इसे मॉन्टेग्यू, ठीक है, इस तरीके से। और चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, ठीक है ना, सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। मैं रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है। अब जो मॉन्टेग्यू था, ये मॉन्टेग्यू कौन था? मॉन्टेग्यू था भारत राज्य सचिव। ये जो था वो था भारत राज्य सचिव, ठीक है। और ये था भारत गवर्नर, भारत का वाइसराय, ठीक है ना, ये था वाइसराय। तो ये क्या था? भारत का वाइसराय था। यहां तक बात कंप्लीट हुई। अब उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि इसको लागू करने के पीछे दो कारण थे। लागू करने के कारण या इसे लाने के कारण, तो कितने कारण थे? दो कारण थे। कौन कौन से कारण थे? पहला कारण जो था वो आपका था 1916 होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन, ठीक है ना। अब मैं इसकी कुछ डेट आपको बता देता हूं कि जो होम रूल आंदोलन था वो किस तरीके के साथ, किस तरीके से इसको प्रभावित करता है 1916 वाला। तो 1916 में क्या हुआ था? एक संगठन बन रहा था, ठीक है ना, होम रूल, ठीक है ना। 1916 ये होम रूल एक तरह का संगठन था, ये राजनीतिक संगठन कह सकता हूं, ठीक है ना। होम रूल राजनीतिक संगठन था, ठीक है। अब ये राजनीतिक संगठन था, इसका नेतृत्व करता भी होगा। तो नेतृत्व करता थे बाल गंगाधर तिलक, यानी बीजीटी, यानी बाल गंगाधर तिलक नेतृत्व करता थे। और बाल गंगाधर तिलक ने यह होम रूल आंदोलन चलाया क्यों? तो भारत के अंदर स्वशासन स्थापित करने के लिए उन्होंने यह आंदोलन चलाया था। स्वशासन स्थापित करने हेतु, ठीक है ना, भारत में स्वशासन स्थापित करने हेतु इन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया था, ठीक है। अब रीजन क्या रहा? रीजन ये कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था ना, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में था। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो अपने यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी यहाँ युद्ध करने के लिए जाना था। तो इन्होंने भारत में कहा कि आप क्या कीजिए, हमारा प्रथम विश्व युद्ध के अंदर आप सपोर्ट कीजिए, हम आपको आपका संविधान बना के दे देंगे या बनाने देंगे या आपको स्वतंत्र कर देंगे।
तो पहले पहले तो ये जो भी लोग थे अपने गरम दल के नेता, नरम दल के नेता या कांग्रेस पार्टी जो भी थी, इन्होंने सोचा कि भाई ये ठीक है, अपन सपोर्ट करेंगे तो अपना ये संविधान बना के दे देंगे। लेकिन बाद में ये हुआ कि उन लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हमारा साथ नहीं देगी या हमें संविधान बना के नहीं देगी। तो इस मामले से लोग हुए थे असंतुष्ट, ठीक है ना। असंतुष्ट होकर के एक नया संगठन बनता है जिसका नाम है होम रूल, होम रूल लीग आंदोलन, ऐसे करके एक आंदोलन चलता है। तो होम रूल का जन्म का जो कारण है ना, वो आपका फर्स्ट विश्व युद्ध है ना, वो है, ठीक है ना, प्रथम विश्व युद्ध है वो है, ठीक है। तो होम रूल लीग आंदोलन का जन्म होता है, ठीक है। और ये दो होम रूल लीग होते हैं अपने भारत में, आप याद रखना, एक तो 1915 में और एक 1916 में। कहाँ कहाँ होता है? एक तो होता है पूना में पूना, पुणे होम रूल, और एक होता है आपके अपने इसमें मद्रास में, मद्रास में, ठीक है। तो एक का नेतृत्व तो आपके करते हैं बाल गंगाधर तिलक, और एक का नेतृत्व तो आपकी करती है एनी बेसेंट। कौन करती है? एनी बेसेंट, ठीक है। बस ये आपकी स्टोरी है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें जाना है, इसमें जो होम रूल आंदोलन हुआ था ना, इसमें कोई शस्त्र का प्रयोग नहीं हुआ था, इस तरीके का भी होता है, शस्त्र का प्रयोग नहीं हुआ था इसमें, ठीक है, प्रयोग नहीं। ये था इसका होम रूल लीग जो 1916 वाला कारण था ना, एक तो ये था, ठीक है। और दूसरा कारण इसमें एक और है, वो है 1916 की मेसोपोटामिया रिपोर्ट। दूसरा जो कारण थे वो भी है 1916 की मेसोपोटामिया रिपोर्ट, मेसोपोटामिया रिपोर्ट, ठीक है ना, मेसोपोटामिया रिपोर्ट, जिसके अंदर भारत सरकार को दोषी बताया गया है। अब ये क्या मैटर था, तो मैं शॉर्टकट में समझा देता हूं। देखो 1916 के अंदर क्या हुआ था कि टर्की के विरुद्ध कोई कार्रवाई करनी थी, तो भारत सरकार को जिम्मेदारी मिली थी, और भारत में उस समय ब्रिटिश सरकार थी। तो भारत सरकार को यह जिम्मेदारी मिली कि भाई साहब आप टर्की के विरुद्ध कार्रवाई कीजिए, लेकिन बाई चांस टर्की के विरुद्ध जो कार्रवाई थी उसके अंदर भारत सरकार विफल रही। तो मेसोपोटामिया रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया कि भारत सरकार है वो दोषी है, उसकी वजह से टर्की में जो कार्रवाई थी वो सही तरीके से नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं ये दो मुख्य कारण है कि भारत के अंदर भारत शासन अधिनियम 1919 बना, ठीक है ना, कि भाई भारत में ये कमी है या ये रीजन है, इसके कारण भारत शासन अधिनियम 1919 बना। तो यहां तक चीजें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गई, या मैं एक बार रिवाइज करवाऊं? ठीक है, मेरे को क्या है, तो रिवाइज करने में बड़ा मजा आता है, रिवाइज करते हैं ना तो चीजें अपने दिमाग में सेट रहती है, और दिमाग में सेट जो चीजें हैं वही अपने काम की चीजें। तो 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारा भारत के अंदर उद्देश्य केवल मात्र उसके अंदर भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है, और इसी के क्रमानुरूप भारत के अंदर भारत शासन अधिनियम 1919 बना, जो 1921 के अंदर लागू हुआ, और इसे मॉन्टेग्यू सेमस्फोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। जो भारत के मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत के राज्य सचिव थे, और सेमस्फोर्ड जो थे भारत के वायसराय थे, ठीक है। और इसके कारण की बात करें तो दो कारण है, 1916 होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन जो है वो 1916 में शुरुआत हुआ था, और इसके ये एक प्रकार का राजनीतिक संगठन था। और नेतृत्वकर्ता की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक। उद्देश्य भारत में स्वशासन स्थापित करना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान असंतुष्ट होकर के, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट से असंतुष्ट होकर के जो लोगों ने संगठन बनाया, जो एक अलग तरीके से राजनीतिक संगठन बनाया, उसे होम रूल लीग आंदोलन कहते हैं। दो थे, एक तो 15 में था, एक 16 में था, एक पुणे होम रूल लीग था, एक मद्रास होम रूल लीग था। मद्रास में बाल गंगाधर तिलक और वहां एनी बेसेंट, ठीक है। और दूसरी जो थी वो 1916 की मेसोपोटामिया रिपोर्ट, जिसके अंदर भारत सरकार को दोषी बताया गया है। यहां तक अपने देखिए, अब आगे देखेंगे अपने इसकी विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं, तो देखो एक एक करके चीजें देखते हैं। विशेषताएं, ओके, विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता, पहली विशेषता है कि केंद्र में द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था। केंद्र द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था लागू। शासन व्यवस्था द्विसदनात्मक किस तरीके से? एक तो केंद्रीय विधान परिषद और एक राज्य विधान परिषद। बात करूं यहां पे केंद्र, एक तो था केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान
परिषद और दूसरा था राज्य परिषद। ठीक है ना। तो पहला विशेषता जो है वो क्या है कि केंद्र के अंदर द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था लागू होती है। केंद्र में तो केंद्रीय विधान परिषद और राज्य में बात करें तो राज्य परिषद। ठीक है, पहली विशेषता कंप्लीट। ओके, उसके बाद में आगे देखें दूसरी विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता यह है कि प्रांत और राज्य के जो केंद्र और प्रांत के जो विषय है उनकी पहचान की गई। केंद्र प्लस राज्य के विषयों की पहचान, विषयों की पहचान हुई कि भाई केंद्र के विषय कौन से हैं और राज्य के विषय कौन से हैं। ठीक है, विषयों की पहचान हुई। और तीसरी जो विशेषता है वो क्या विशेषता? वो विशेषता ये थी कि केंद्र से राज्य केंद्र का राज्य के ऊपर जो नियंत्रण था ना वो कम किया गया। केंद्र से नहीं, इस तरीके से देखो, केंद्र का राज्य के ऊपर नियंत्रण, केंद्र का राज्य के ऊपर जो नियंत्रण था वो कम किया गया। तो यहां जाहिर सी बात है, केंद्र और राज्य के जो विषय है अगर उनकी पहचान हो जाएगी तो केंद्र का जो राज्य के ऊपर भार था, यानी अगर अपन एक केंद्रीकरण देखें तो केंद्रीकरण में क्या होता है कि केंद्र जो होता है वो अलग अलग राज्यों पे अपना निगरानी रखता है, अपना पूरा शासन चलाता है। तो उसमें क्या थोड़ा हैवी लोड वाला काम हो जाता है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 में यह किया गया कि केंद्र और राज्य के जो विषय थे उनके अलग अलग पहचान की गई कि भाई केंद्र के विषय कौन से और राज्य के विषय कौन से। इस तरीके की पहचान होने के बाद में ये हुआ कि केंद्र का जो राज्य के ऊपर नियंत्रण था वो थोड़ा कम हो गया। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के अंदर केंद्र का राज्य के ऊपर से जो नियंत्रण है वो कम किया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में प्रांतों के अंदर द्वैत शासन लागू हुआ। आगे विशेषता देखो, चौथी विशेषता देखो, प्रांतों में द्वैत शासन लागू। ठीक है ना। द्वैत शासन का मतलब होता है एक ही सत्ता का दो अलग अलग शासक प्रयोग करते हैं, उसे कहते हैं द्वैत शासन। ठीक है, एक ही सत्ता में या एक ही जो सत्ता होती है उसका अगर दो अलग अलग शासक प्रयोग करते हैं तो उसे कहते हैं द्वैत शासन। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत के अंदर प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ था। ठीक है, और उसके बाद में अगर पांचवी विशेषता की बात करें तो प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। जो प्रांतीय विषय है, प्रांतीय विषय को दो भागों में बांटा गया, दो भागों में विभाजित। ठीक है, दो भागों में विभाजित। कौन कौन से दो भाग है? तो पहला है आरक्षित और दूसरा है हस्तांतरित। मैं यहां लिख देता हूं, पहला जो है वो है आरक्षित, आरक्षित। दूसरा विषय जो है वो आपका है हस्तांतरित, हस्तांतरित। ठीक है, ये दो विषय थे। प्रांतीय विषयों को दो भागों में आपके विभाजित किया गया, पहला आरक्षित तो दूसरा हस्तांतरित। अब आरक्षित विषय कौन से थे? तो आरक्षित विषय के अंदर मैं बात करूं तो आपका था भूमि कर, यानी भूमि कर, वित्त, भूमि कर, वित्त, न्याय, पुलिस, पेंशन, पुलिस, पेंशन, समाचार पत्र, ठीक है, समाचार पत्र के बाद में आपके आगे कारखाने और सेवाएं, ये तो थे आपके इसके अंतर्गत। ठीक है, और इसमें अगर बात करें हस्तांतरित में तो शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सार्वजनिक निर्माण, कृषि, सार्वजनिक निर्माण, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कृषि सार्वजनिक निर्माण विभाग, और स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। ये जो विषय थे वो अलग अलग किए गए, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। ठीक है, अब मेन बात ये कि इनके ऊपर मॉनिटरिंग कौन करेगा? तो आरक्षित जो विषय थे उनके ऊपर आपका गवर्नर जो है, ठीक है ना, यहां क्या होगा? गवर्नर।
गवर्नर क्या करेगा, गवर्नर यहां पे कार्यपालिका की सहायता से शासन करेगा, कार्यपालिका की सहायता से शासन क्या करेगा, गवर्नर जो है वो कार्यपालिका की सहायता से यहां पे शासन करेगा। लेकिन हस्तांतरित विषयों में क्या था, हस्तांतरित विषयों के अंदर यह था कि गवर्नर तो शासन करेगा, बट कैसे करेगा, गवर्नर जो शासन करेगा वो करेगा मंत्रियों की सलाह पर। क्या करेगा, मंत्रियों की सलाह पर शासन। एक एक चीज बढ़िया अच्छी तरीके से देखो कि प्रांत के अंदर द्वैत शासन लागू हुआ था। द्वैत शासन का मतलब होता है एक ही सत्ता का प्रयोग अगर अलग अलग तरीके से किया जाए तो उसे कहते हैं द्वैत शासन। ठीक है, तो प्रांतों के अंदर द्वैत शासन लागू हुआ और यहाँ पे दो विषयों के अंदर विषयों को विभाजित किया गया, पहला आरक्षित विषय, दूसरा था हस्तांतरित विषय। ठीक है, आरक्षित विषय भूमि कर, वित्त, न्याय, पुलिस, पेंशन, समाचार पत्र और कारखाने तथा सेवाएं वाले थे, और इनको मॉनिटरिंग यानी इनके ऊपर शासन कौन करेगा, गवर्नर ही करेगा, लेकिन गवर्नर कार्यपालिका की सहायता से करेगा। ठीक है, उसके बाद में थे हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सार्वजनिक निर्माण विभाग, स्थानीय स्वशासन वाले विषय थे और इसके ऊपर गवर्नर शासन करेगा लेकिन मंत्रियों की सलाह पर। नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर की विशेषता। 6 नंबर की विशेषता के अंदर अपन देखेंगे कि इस अधिनियम के द्वारा पहली बार देश के अंदर द्विशासनीय व्यवस्था लागू हुई। ठीक है ना, तो अब मैं यहां लिख देता हूं मैं वैसे भी ऊपर देख सकता हूं अपन ने देखा था द्विसदनीय सदनीय व्यवस्था लागू। ठीक है, द्विसदनीय शासन व्यवस्था लागू हुई। उसके बाद में इसके द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ हुआ। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा क्या हुआ कि यहां पे प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या हुआ, प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ हुई। ठीक है, तो द्विसदनीय शासन व्यवस्था लागू हुई और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था यहां पे लागू होती है। ठीक है, अब 8 नंबर की विशेषता देखें। 8 नंबर की विशेषता यह थी कि जो वायसराय था इसकी एक कार्यकारी परिषद थी। यहां पे मैं लिख देता हूं वायसराय था, इसकी एक कार्यकारी परिषद थी, कार्यकारी परिषद। ठीक है ना, इसकी एक कार्यकारी परिषद थी। इस कार्यकारी परिषद के अंदर क्या सिस्टम था, इस कार्यकारी परिषद के अंदर क्या सिस्टम था, एक मिनट। ये जो कार्यकारी परिषद है इसके अंदर टोटल 6 सदस्य थे। ठीक है, कार्यकारी परिषद के अंदर बात करें तो कुल 6 सदस्य थे, 6 सदस्य थे। ठीक है, इन 6 सदस्यों में से एक जो था वो होता था कमांडर इन चीफ। एक जो था वो होता था कमांडर इन चीफ। इसको छोड़कर क्या करके, इसको छोड़कर 3 सदस्य भारतीय होने चाहिए, 3 सदस्य भारत के होने चाहिए, भारत के होने चाहिए। समझ में आया? वापस देखो, वायसराय की एक कार्यकारी परिषद थी जिसके अंदर टोटल 6 सदस्य हुआ करते थे और उन 6 सदस्यों में से एक व्यक्ति होता था जिसका नाम है कमांडर इन चीफ। जो कमांडर इन चीफ जो होगा वो तो होगा आपके ब्रिटेन का। उसके अलावा कमांडर इन चीफ को छोड़कर भले ही उन 5 सदस्यों में से कोई भी जो होंगे उनमें 3 सदस्य जो होंगे वो आपके भारत के होने चाहिए। ये अनिवार्य किया गया कौन से अधिनियम के अंदर, भारत शासन अधिनियम 1919 के। समझ में आया बात? दोबारा देख लो, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। वायसराय था, उसकी एक कार्यकारी परिषद थी, उसके अंदर टोटल 6 सदस्य हुआ करते थे। 6 में से एक कमांडर इन चीफ जो होगा वो तो ब्रिटेन का होगा, निश्चित है, लेकिन उनके अलावा जो सदस्य थे उनमें 3 सदस्य जो होंगे वो आपके भारत के होंगे। इस तरीके की जो व्यवस्था है वो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंदर बनी थी। उसके बाद में दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पृथक निर्वाचन मंडल की भी जो व्यवस्था होती है वो आपके भारत शासन अधिनियम 1919 के अंदर होती है। तो मैं यहां लिख देता हूं पृथक निर्वाचन मंडल। पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार भी आपके अंदर अगर इसमें देखा जाए तो आपके भारत शासन अधिनियम 1919 के अंदर मिलता है। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन वो भी आपके भारत शासन अधिनियम 1919 और पृथक निर्वाचन मंडल वो भी आपके भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है,
तो इसके अंतर्गत आपके मुसलमानों के साथ साथ सिख थे, भारतीय ईसाई थे, यूरोपीय एंग्लो इंडियन, इनको भी पृथक निर्वासन की व्यवस्था के अंदर हिस्सा दिया गया। और संपत्ति और शिक्षा के आधार पर भी मताधिकार का यहाँ पे आपको अधिकार मिलता है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूं संपत्ति प्लस शिक्षा, यानी जिसके पास पैसा और पढ़ा लिखा जो व्यक्ति था उसको भी सीमित संख्या में मताधिकार दिया गया, मताधिकार दिया गया। ठीक है, आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात 11वें नंबर की विशेषता के अंदर देखें तो केंद्रीय बजट से रेल बजट को अलग किया गया। ये भारत शासन अधिनियम जो 19 है उसके अंदर जो आपका केंद्रीय बजट है, केंद्रीय बजट से राज्य बजट अलग किया गया। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया, अलग किया। ठीक है, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया तथा विधानसभाओं को अपना बजट बनाने की, तथा विधान सभाओं को अपना बजट बनाने की स्वीकृति। ठीक है, तो देखो केंद्रीय बजट से राज्यों का जो बजट था इसको अलग भी इसी में किया गया, और जो विधानसभाएं थी उन विधानसभाओं को अपना अलग से बजट बनाने की स्वीकृति भी जो मिलती है वो इसके अंतर्गत मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं इसमें। और इसी के तहत आगे बात करें तो 12वीं विशेषता में मैं अगर बात करूं तो 12वीं विशेषता के अंदर अपन देखेंगे कि इस एक्ट के द्वारा प्रशासनिक और विधायी दोनों कार्यों में भारत की जो भागीदारी है वो बढ़ाई गई। इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, प्रशासनिक और विधायी कार्य, प्रशासनिक प्लस विधायी कार्यों में भारत की भागीदारी बढ़ी, कार्यों में भारत की भागीदारी बढ़ी, भागीदारी बढ़ी। ओके, नेक्स्ट प्रशासनिक कार्यों में भागीदारी को बढ़ते हुए वायसराय की जो कार्यकारिणी थी उसके अंदर विधि, शिक्षा तथा उद्योग के सदस्य के रूप में 3 भारतीयों का शामिल होना, तो वो अपन इसके अंदर देख लिया। आगे है कि इसी अधिनियम के तहत ये हुआ था कि जो लंदन है, इसी अधिनियम के तहत क्या हुआ था, लंदन के अंदर एक भारत के उच्च आयुक्त के कार्यालय का गठन हुआ। लंदन के अंदर क्या हुआ, भारत के उच्च आयुक्त कार्यालय का गठन, उच्चायुक्त कार्यालय का गठन हुआ, उच्च आयुक्त कार्यालय का गठन हुआ। और भारत सचिव द्वारा जो भी कार्य किए जाते थे, इसमें क्या होता था कि भारत सचिव जो भी कार्य करता था उस कार्य को वहां पे स्थानांतरित किया जाता था, स्थानांतरित किया जाता था। कहां स्थानांतरित किया जाता था, तो यहां पे स्थानांतरित किया जाता था। ये जो भारत का जो लंदन के अंदर उच्चायुक्त का जो कार्यालय बना हुआ था ना, उसके अंदर इसको स्थानांतरित किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो आपका द्विसदनीय मंडल इसमें लागू हुआ था, तो इसके अंदर सिस्टम ये था कि एक तो थी विधानसभा, मैं आपको बता देता हूं, इधर थी विधानसभा, ठीक है, और इधर थी आपकी विधान परिषद, यानी द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था लागू हुई थी ना, विधान परिषद और विधान सभा। तो ये आपकी विधान परिषद, इसमें आपके टोटल जो संख्या थे सदस्य थे वो थे 145, इसमें थे आपके 60। इसका जो कार्यकाल था वो आपका 3 वर्ष, इसका जो कार्यकाल था वो आपका था 5 वर्ष। ये जो थी ये स्थायी सदन था, ये जो सदन था ये आपका था स्थायी सदन, स्थायी सदन, और ये जो था वो आपका था अस्थायी सदन। ठीक है, तो विधानसभा 145 सदस्य,
और विधान परिषद आपके 16 सदस्य, ठीक है। और इस एक्ट के तहत प्रांतों में विधान परिषद के रूप में एक सदनीय विधानमंडल का गठन किया गया, जिसमें न्यूनतम सदस्य संख्या 60 थी और अधिकतम सदस्य संख्या की बात करें तो अधिकतम यहाँ पे आपके बात करें तो 140 थे, न्यूनतम 60, अधिकतम 140, ठीक है। इस एक्ट के तहत प्रांतीय सूची के विषयों को आरक्षित व हस्तांतरित 2 भागों में विभाजित करते हुए 8 प्रांतों में आपका द्वैत शासन लागू हुआ था। और कब लागू हुआ था? वो आता 1 अप्रैल 1921 को। 8 प्रांतों में, यहां आपको डेट याद रखनी है, 8 प्रांतों में द्वैध शासन 1 अप्रैल 1921 को लागू। अब वो आपके प्रांत जो है ना वो याद रखने पड़ेंगे, प्रश्न में पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से किस प्रांत में 1 अप्रैल 1921 को द्वैत शासन लागू नहीं हुआ था या फिर निम्न में से हुआ था। तो इन प्रांतों को याद रखने के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। बी 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 मैं ASP ASP क्या है? बी बी मैं ASP सिंपल है, 2-3 बार बोल लेना आप, आपको शायद दिमाग में सेट हो जाए। हालांकि इसमें ट्रिक के अकॉर्डिंग पढ़ने के हर एक इंसान की, हर एक विद्यार्थी के अलग अलग माइंड सेट होता है, तो जिसका जिसके अकॉर्डिंग हो वो उसके अकॉर्डिंग देख लेना। तो बी बी मैं ASP, तो 3 बार बी है, तो पहला जो बी है इसका मतलब क्या है? बंगाल, ठीक है, बंगाल। उसके बाद में दूसरे बी से बिहार, दूसरे बी से बिहार। उसके बाद में तीसरे बी से आपको याद रखना है बंबई, बंबई। तो 3 बी कंप्लीट, बंगाल, बिहार और बंबई। उसके बाद में 2 मैं याद रखना है, मैं मतलब MM, मैं। तो पहले का तो हो गया आपके, मैं का मतलब हो गया मध्य प्रांत, मध्य प्रांत। और उसके बाद में हो जाएगा आपके मद्रास, मद्रास। उसके बाद में ASP, AS और P। A का मतलब हो गया असम, S का मतलब हो गया संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत। और P का मतलब हो गया पंजाब। P का मतलब कहीं हो गया? P का मतलब हो गया पंजाब। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये रहे आपके 8 प्रांत। यानी 8 प्रांतों के अंदर भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत द्वैत शासन लागू हुआ था। और लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 1921 को। याद रखो कि बी बी मैं ASP, यानी बीबी है उसके अंदर मैं मतलब ASP है, किसी की बीबी होगी जिसके अंदर क्या है? ASP है, ठीक है। तो 3 बी बंगाल, बिहार और बंबई, फिर 2 M मध्य प्रांत और मद्रास, फिर ASP मतलब असम, संयुक्त प्रांत और पंजाब। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आगे विशेषता के अंदर देखें तो ये कौन सी विशेषता है? शायद 13वीं 14वीं देख लेते, तो जो भी है वो तो अपने याद करनी है सारी। तो 14वीं विशेषता के अंदर देखें तो 14वीं विशेषता के अंदर हुआ यह था कि एक समिति थी, ठीक है ना, एक समिति थी एकवर्त समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी। और इस रिपोर्ट के तहत क्या किया गया? इस रिपोर्ट के अंदर आम बजट से रेल बजट को अलग किया गया, आम बजट को रेल बजट से अलग, रेल बजट अलग। तो 2 चीजें, एक तो केंद्र से राज्य का बजट अलग हुआ था, यह भी याद रखना है भाई, केंद्र से राज्य के बजट को अलग किया गया भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। और विधानसभाओं को अपना बजट बनाने की भी अधिकृत स्वीकृति मिली थी, वो भी 1919 के तहत। एकवर्त समिति के अनुसार आम बजट को रेल बजट से भी इसमें अलग किया गया, वो भी आपका भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, ठीक है। उसके बाद में 15वीं विशेषता में अपन देखें तो इसके अंदर एक लोक लेखा समिति का गठन हुआ था, लोक लेखा समिति का गठन, यह भी आपके इसके अंतर्गत आता है। एक नियंत्रक एवं महालेखा परिषद का भी गठन हुआ था, यानी CAG का भी गठन हुआ था, ठीक है। और महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया, महिलाओं को मताधिकार
दिया गया। तो सीएजी का गठन, लोक लेखा समिति का गठन और महिलाओं को मताधिकार का भी प्रयोग, इसमें मताधिकार भी प्रदान दिया गया। किसके तहत? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है। इस एक्ट में एक लोक सेवा आयोग का भी गठन हुआ था। लोक लेखा समिति अलग है और लोक सेवा आयोग का अलग है। तो देखो इसमें हुआ था लोक सेवा आयोग का गठन। लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था, ठीक है ना, जिसका नाम था इंपीरियल ठीक है ना, जिसका नाम था इंपीरियल संघ। ठीक है, यानी लोक सेवा आयोग रखा गया, यानी लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था जिसका नाम इंपीरियल रखा गया था। ठीक है ना। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी, मतलब इसके अंदर प्रावधान किया गया कि भाई हम एक लोक सेवा आयोग का गठन करेंगे, इस तरीके का प्रावधान जो है वो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंदर हुआ था। लेकिन इसकी स्थापना की बात करें, तो स्थापना आपकी होती है 1 अक्टूबर, OCT 1 अक्टूबर आपके 1926 के अंदर, 1926 में इसकी स्थापना होती है। और इसकी जो अध्यक्षता है, अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में स्थापना होती है? तो एक आदमी है जिसका नाम है सर रोज, क्या नाम है? सर रोज बाकर। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1919 के अंदर किया गया, जिसका नाम इंपीरियल संघ रखा गया था। ठीक है। स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को। अध्यक्षता किसने की थी? सर रोज बाकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है। और जो लंदन के अंदर जो भारत परिषद थी, इसमें आगे देख दूं 19वीं विशेषता देखो कि भाई लंदन में जो भारत परिषद थी, लंदन में भारत जो परिषद थी, उस भारत परिषद के अंदर न्यूनतम सदस्य संख्या तो 8, न्यूनतम सदस्य संख्या 8 व अधिकतम सदस्य संख्या आपकी जो थी वो 12। यानी आप जो लंदन में भारत की परिषद है, लो भारत परिषद है, उसके अंदर न्यूनतम तो 8 सदस्य होंगे और अधिकतम जो सदस्य संख्या होगी वो 12 भी की गई, वो भी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है। और इसे मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है, तो यहाँ बीच में लिख देता हूं मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है। और इस आयोग की समीक्षा हेतु एक 10 वर्षीय आयोग का भी गठन किया गया था। तो ये इस तरीके से हो सकता है। तो टोटल 20 विशेषता मैंने आपको बताई है। तो एक बार मैं ये फटाफट 20 विशेषताएं रिवाइज करवा लेता हूँ। कल अपन ने नोट्स के अंदर देखा था कि भारत शासन अधिनियम किस तरीके से क्या चीजें थी, तो आज वापस मैंने उन चीजों को पूरा लिख के आपको बताया ताकि ये दिमाग में अपने अच्छी तरीके से सेट रहे। तो टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1919। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। ठीक है। तो ये चीज कंप्लीट। उसके बाद में भारत शासन अधिनियम 1919 बना, जो वर्ष 1921 के अंदर लागू हुआ। इसे मॉन्टेग्यू सेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। उस समय मॉन्टेग्यू भारत का राज्य सचिव था और सेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। इसके 2 कारण है। पहला जो कारण है वो है 1916 का होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन एक राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1916 के अंदर हुई थी। इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने भारत के अंदर स्वशासन स्थापित करने के लिए की थी। इसका जन्म कैसे होता है होम रूल लीग का? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जिसकी डेट 1914 से 1918 के मध्य थी, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि अगर भारत हमारा प्रथम विश्व युद्ध के अंदर सपोर्ट करता है तो हम उसको एक संविधान बना के देंगे। लेकिन इससे भारत के जो राजनेता थे उस समय, जो सक्रिय नेता थे, जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे या फिर अपने संविधान के लिए सक्रिय थे, उनको लगा कि अपना कोई सपोर्ट नहीं होगा ब्रिटेन की तरफ से। तो असंतुष्ट होकर के उन्होंने एक आंदोलन बनाया जिसका नाम था होम रूल लीग आंदोलन। 2 आंदोलन बने थे, एक तो 1915 में, एक 1916 में। 15 में पुणे में था, जिसकी नेतृत्व करता आपके यानी बेसेंट थी। और 1916 के अंदर बात करें, मद्रास में बाल गंगाधर तिलक। और ये ऐसा आंदोलन था जिसके अंदर शस्त्र का प्रयोग नहीं हुआ था। उसके बाद में 1916 की मेसोपोटामिया रिपोर्ट थी जिसके अंदर भारत सरकार को दोषी बताया गया। तो ये 2 प्रमुख कारण थे भारत शासन अधिनियम 1919 के बनने के। इसके अंदर विशेषता देखें तो सबसे पहली बड़ी विशेषता है कि केंद्र के अंदर द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था लागू होती है। केंद्र में विधान परिषद और राज्य में राज्य परिषद। ठीक है। केंद्र राज्य के विषयों की पहचान की गई इस अधिनियम के तहत। केंद्र का राज्य के ऊपर जो नियंत्रण था उसको भी कम किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन लागू होता है और प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक तो आरक्षित विषय और दूसरे हस्तांतरित विषय। आरक्षित में भूमि कर, वित्त, न्याय, पुलिस, पेंशन, समाचार पत्र, कारखाने और सेवाएं शामिल की गई और इसका जो मॉनिटरिंग है वो गवर्नर करता था कार्यपालिका की सहायता से।
ठीक है। स्थानांतरित जो विषय थे उसके अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सार्वजनिक निर्माण विभाग और स्थानीय स्वशासन के विषय रखे गए थे। उसकी मॉनिटरिंग गवर्नर के द्वारा मंत्रियों की सलाह पर की जाती थी। द्विसदनीय शासन व्यवस्था आपके भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लागू होती है। प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल की भी व्यवस्था यहां से प्रारंभ की गई। वायसराय जो था उसकी एक कार्यकारी परिषद थी जिसके अंदर कुल 6 सदस्य होते थे। उसमें से कमांडर इन चीफ को छोड़ करके बाकी जो 3 सदस्य होंगे वो आपके भारत के होने अनिवार्य होंगे, वो भी बात इसमें की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल का विस्तार जो है वो भी आपके इसके अंतर्गत होता है। संपत्ति और शिक्षा के मद्देनजर रखते हुए सीमित संख्या के अंदर आपके मताधिकार का जो प्रावधान है वो भी इसके अंतर्गत मिलता है। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया तथा विधान परिषद को जो विधानसभाएं हैं उनको अपना अलग से बजट बनाने की जो स्वीकृति मिलती है वो भी इस अधिनियम के तहत मिलती है। प्रशासनिक प्लस विधायी जो विधायी कार्य है उसके अंदर भारत की भागीदारी बढ़ी। तो वो कौन से अधिनियम के तहत बढ़ी थी? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत बढ़ी थी। एक लंदन के अंदर भारत का उच्च आयुक्त कार्यालय बना था। उसके अंदर जो भारत का सचिव होता था उसके भारत के सचिव के जो कुछ कार्य होते थे उन कार्यों को वहां पे स्थानांतरित किया जाता था। कहां? भारत के उच्च आयुक्त के कार्यालय लंदन के अंदर, ठीक है। और विधानसभा और विधान परिषद जो थी उसके अंदर बात करें तो विधानसभा में 145 सदस्य होते थे। इसका कार्यकाल 3 वर्ष होता था और ये एक प्रकार के अस्थायी सदन होता था। और विधान परिषद की बात करें तो इसमें न्यूनतम 60 सदस्य, अधिकतम 140 सदस्य तथा इसका जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष होता था और ये एक प्रकार से स्थायी सदन हुआ करता था, ठीक है। और 8 प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1921 को लागू हुआ था, जिसकी मैंने ट्रिक आपको BBMM ASP बता दिया, तो आप इसको याद रख लेना। एक वर्त समिति थी जिसने क्या किया, आम बजट को रेल बजट से अलग किया था। लोक लेखा समिति का गठन भी इसी अधिनियम के तहत हुआ था। CAG यानी नियंत्रक और महालेखा परिषद का गठन भी इसी के तहत हुआ था। महिलाओं को मताधिकार भी दिया गया था इसी अधिनियम के तहत। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, यानी लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान इसी अधिनियम के तहत किया गया था, जिसका नाम इंपीरियल संघ रखा गया था। और इसकी स्थापना जो है वो 1 अक्टूबर 1926 में होती है। और अध्यक्षता कौन का और किसकी अध्यक्षता में होती है? तो सर रोज बाकर जो व्यक्ति था उसकी अध्यक्षता में होती है। और लंदन के अंदर एक भारत परिषद थी जिसके अंदर न्यूनतम सदस्य संख्या 8 वो अधिकतम सदस्य संख्या 12 रखने का प्रावधान भी इसी अधिनियम के तहत होता है। और उदारवादियों ने इसे मैग्ना कार्टा भी कहा है, किसे? भारत शासन अधिनियम 1919 को। तो ये जो पूरा मैटर था जो अपन ने कल पढ़ा था, कल के नोट्स में जो चीजें थी उन चीजों को मैंने आपको आज रिवाइज करवाया। नेक्स्ट अपन जो चीजें देखेंगे उसके अंदर अपन पढ़ेंगे साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको देखेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर